स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो 68 बीपीएससी का जो पीटी हुआ है 12 फरवरी को, उसका मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन अपने वीडियो के माध्यम से बताया था। कुछ क्वेश्चन पे जो छात्रों ने ऑब्जेक्शन लगाया था और कुछ लोगों ने मुझे प्रूफ के रूप में भी कुछ सेंड किए हैं, ईमेल किए हैं। तो और कहा जा रहा है कि सर ये बताइए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक क्लैरिफिकेशन एक वीडियो का मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और वहाँ पे मैंने प्रूफ के साथ साबित किया कि ये जो क्वेश्चन आप लोग जो 100% जो सही लेके चल रहे हैं एक्चुअली में वो गलत है। और ये सेकेंड पार्ट के रूप में 4 क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ जो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है, कुछ बुक्स में कुछ लिखे हुए हैं और कहीं कहीं आप लोग लूसेंट वगैरह में जो देख के आप बता रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए आप लोग को चीज़ें समझ में आनी होगी। और ये चीज़ मैं भी देख के अचंभित हूं कि अब बहुत सारे छात्र जो हैं वो पहले से प्रिपेयर्ड होकर रखे हैं कि अगर बीपीएससी उनके जो क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स अगर जो आंसर की जो देता है, प्रोविजनल आंसर की जो जारी करता है, तो अगर वो पहले से अपना क्वेश्चन तैयार लेकर के रखें, अपना प्रूफ तैयार करके रखे हैं कि अगर उनके अनुसार जो किताब वगैरह में जो वो सेलेक्ट किए हैं अगर उसके अनुसार जो वो आंसर नहीं देता है बीपीएससी, तो वो ज़रूर चैलेंज करेंगे। यानी कि चैलेंज करने के लिए छात्र जो हैं वो पहले से तैयार बैठे हुए हैं। तो वही वजह है कि लोग बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे चीज़ जो हैं वो पहले से खोज के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी क्या जारी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ 4 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं एक एक करके। ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे देख लीजिए, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ भी जो 4 क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे उसमें आपको सुधार कर सकते हैं अपने आंसर में मिला करके। ठीक है, ये न्यू वाला है, ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपका ऑब्जेक्शन लगाने का था बीपीएससी ने जो दिया है, तो वो 16 तारीख तक लास्ट डेट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉब्लम है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिख रहा है कि मुकद्दम या चौधरी, तो ये ऐसा डिनोट कर रहा है कि मुकद्दम और चौधरी दोनों एक ही चीज़ है, जबकि ये अलग है। ठीक है, और ये अलग है। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। ठीक है, इसका भी हम प्रूफ देंगे कि मुकद्दम अलग होता है, चौधरी अलग होता है। और यहाँ पे किस काल का बात कर रहा है, तो दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। मुकद्दम जो होता था वो गांव का सरपंच होता था। ठीक है, मुकद्दम जो है वो गांव का सरपंच यानी कि मुखिया होता था। ठीक है, उस समय दिल्ली सल्तनत में सरपंच को मुखिया कहा जाता था। मुकद्दम को जो है वो सरपंच को या मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, और चौधरी जो होता था वो भू राजस्व अधिकारी होता था गांव का। ठीक है, 2 चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मुकद्दम जो है दिल्ली सल्तनत के काल में गांव के सरपंच या मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, और गांव के भू राजस्व अधिकारी को चौधरी कहा जाता था। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है एकदम एस.के. पांडे का जो बुक है, जो ऑथेंटिक भी माना जाता है बीपीएससी के द्वारा भी, उसका यहाँ पे हम आपको दिखा लेते हैं। एक चीज़ आप लोग मान के चलिए कि बीपीएससी जो है वो कुछ ही ऑथेंटिक बुक्स को वो मानता है। ठीक है, अगर आप उसके अनुसार देंगे आंसर तो आपका ऑब्जेक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, गांव प्रशासन, ये दिल्ली सल्तनत का है। ठीक है, ये एस.के. पांडे का बुक का है। मैं आपको बता रहा हूँ गांव प्रशासन में क्या है कि परगना अनेक गांव में विभाजित है। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और गांव का शासन कार्य, 1 मिनट इसको हम और जूम कर लेते हैं। चलिए, अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि गांव का शासन कार्य चलाने के लिए गांव के मुख्य अधिकारियों में पटवारी, खूत, मुकद्दम यानी कि मुखिया और चौधरी प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए, मुकद्दम ब्रैकेट में इसको मुखिया लिखा है और चौधरी प्रमुख थे, यानी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे कि उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ हैं, आप समझ गए, मुकद्दम और मुखिया। अब देखिए नीचे यहाँ पे आइए, इसी पेज में अगर नेक्स्ट जाएंगे 306 नंबर पेज में, तो यहाँ पे अब पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है
कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में खुद मुकद्दम और चौधरियों की स्थिति निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। उसने उसने इनके विशेषाधिकार को छीनकर सामान्य श्रेणी में ला दिया था तथा इन्हें भू राजस्व, गृह व चर कराई कर देने के लिए बाध्य किया गया, किंतु गयासुद्दीन तुगलक ने इनकी पूर्व प्रतिष्ठा पुनः प्रदान की। उसके समय में उन्हें पुराने विशेषाधिकार पुनः प्राप्त हो गए, अर्थात उनके खेतों एवं चरगाहों को कर निर्धारणों से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में चौधरी भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी। देखिए यहीं पे आपका क्लियर हो गया चौधरी का। साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में चौधरी जो था वो भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी और मुकद्दम जो था वो हेड मैन ऑफ विलेज था, यानी कि गांव का प्रमुख यानी सरपंच यानी कि मुखिया था। तो यानी यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे कि यहाँ दोनों चीज़ जो है वो दोनों अलग अलग हैं और बीपीएससी ने क्वेश्चन को इस तरह से दिया है ताकि ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है एक ही चीज़ को बोलते हैं, एक ही को बोलते हैं, जबकि ये गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था ये आपका गलत है। आप लोग को ऑब्जेक्शन अगर किए होंगे तो सही बात, अच्छी बात है। अगर नहीं किए होंगे तो आप यहाँ पे इसका, क्योंकि आंसर जो बैठ रहा है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बीपीएससी प्रोविजनल आंसर की में से राजस्व अधिकारी या गांव का सरपंच में से कोई भी मानता है और अगर कोई छात्र जो है अगर ये ऑब्जेक्शन करते हैं तो इसको बीपीएससी को ऑप्शन डी जो है वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बुक में नहीं बहुत सारे बुक में मुकद्दम और चौधरी को अलग अलग वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी ही आएगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मैंने प्रूफ दिखा दिया, सब प्रूफ पे ही मैं आज बात करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ मुझे जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो मुझे बहुत सारा जो फोटो था बुक्स का वो मुझे स्कैन करके भेजे हैं और ये इम्तियाज़ अहमद हो गया और भी बहुत सारे जो बुक हैं, बिहार समग्र हो गया, वो सारे बुक्स का मुझे भेज रहे हैं कि सर यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है कि भारत को बिना पूछे जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लेने के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो उसने मुझे प्रूफ के रूप में भी भेजा है, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन है भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए, दूसरा है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। देखिए यहाँ पे तो ये सेंटेंस ही क्लियर नहीं है। इसका जो सेंटेंस है जो क्लियर हो रहा है एकदम जो क्लियर है वो यही कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि ये तो उनकी रिहाई को मांग करके लेकर के हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन सी है गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पे कुछ लोग ये बी बोल रहे हैं और कुछ लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका होगा आंसर, क्योंकि जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होने के भारत को शामिल करने के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है दो चीज़ निकल के आ गया हमारा ये क्वेश्चन में। एक है कि कुछ लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन ई बोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका चलिए एक एक करके हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो बीपीएससी जो मानता है वो मानता है आपका इम्तियाज़ अहमद का बुक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके कारण जो है केवल इम्तियाज़ अहमद में लिखे होने के कारण जो था वो कुंवर सिंह को जो था वो पटना में शामिल कर दिया गया था कि पटना से उन्होंने शुरुआत की थी विद्रोह को। ठीक है, लेकिन सब जगह जो लिखा हुआ था वो आरा लिखा हुआ रहता है, जगदीशपुर लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक इम्तियाज़ अहमद के कारण वो जो था उसका आंसर बीपीएससी ने चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज़ मानते हैं। तो चलिए हम इसीलिए इम्तियाज़ अहमद ही सबसे पहले खोल के देखें। तो इम्तियाज़ अहमद में देखिए क्या लिखा गया है। हाँ, बिहार एक परिचय पेज नंबर 62 में आइएगा, इम्तियाज़ अहमद का बुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए चलिए इसको जूम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ और इसके अन्य सदस्य थे, ये सब सदस्य थे इसके। ठीक है, कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला किया और मोहम्मद यूनुस को
अंतरिम सरकार से त्यागपत्र दे दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ। यहाँ पे देखिए 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब सितंबर 1939 में आरंभ हुआ और इंग्लैंड की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया, तो विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर दिया और सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों का विघटन हो गया। बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। यानी कि अगर आप इम्तियाज़ अहमद के बुक से बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के कारण इन्होंने अपने सरकार को विघटन कर दिया और त्यागपत्र दे दिया। तो इसके अनुसार आंसर ई होगा, ठीक है। लेकिन एक जगह जो यहाँ पे है, एक जगह लास्ट में देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक बार पूछा गया था। यहाँ पे देखिए एक बार आप लोग देखिएगा 64th बीपीएससी का एक बार बुक्स निकाल करके देखिएगा, ठीक है। तो 64th बीपीएससी का प्री 2018 देखिएगा तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन था कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। तो इसका आंसर जो माना गया था वो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। और इसका एक्सप्लेनेशन में कहा गया था कि वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए और जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे, यहाँ पे प्रांत का नाम दिया गया है। वर्ष 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक थी। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्याग पत्र दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और 2 रीजन इसका निकल करके आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी। तो चूंकि बीपीएससी में यहाँ पे एक ऑप्शन जो था वो सही लग रहा है, हाँ, लेकिन उसका लैंग्वेज जो है वो गलत है, ठीक है। लैंग्वेज आदमी एक नज़र में जो समझेगा वो गलत समझेगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन दिया था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। यहाँ पे शब्द यूज करता है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मांग को लेकर के, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया था तो सही होता। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज में जाएगा कि इसका मतलब अर्थ निकल रहा है गलत, तो फिर इंग्लिश में देखा जाएगा, जबकि इंग्लिश में जो है वो सही से लिखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें एक आंसर चूंकि मैच कर रहा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसमें रहता तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाता। तो ये मैं इसका फिलहाल इसके साथ बी के साथ जा रहा हूँ, ई के साथ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पे जो कुछ छात्र ने ऑब्जेक्शन हमें भेजा है, आप मेरे प्रीवियस जो मैंने वीडियो इसका पार्ट 1 डाला था, डाउटफुल जो क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर रहा था, तो उसमें मैंने हॉल्ट मैकेंजी बताया था। तो कुछ छात्रों ने उसमें कमेंट किया है कि सर बंगाल में जो है अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली लागू की गई थी, तो यहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी यहाँ पे कैसे होगा। ये क्वेश्चन इसका नन ऑफ दी एबव होना चाहिए, ई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बुक है ये साफ साफ देखिए, हम इसका एनसीईआरटी का ही बुक आपको खोल के दिखा देते हैं कि महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली किसने बंगाल में बोल रहा है शुरुआत की थी महलवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली की, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको प्रूफ के रूप में जिनका भी कमेंट्स था वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये बुक है, आप लोग देख सकते हैं एकदम, और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। इसका जो आंसर है वही रहेगा, ठीक है। ये बस मैं आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने के लिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को मैं इसमें ऐड किया हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। अब जो है उत्तर प्रदेश में, पहले तो बंगाल प्रेसिडेंसी में ही था, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसको बचाए रखना चाहिए, और इसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया।
गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। तो यहाँ पे जो साफ साफ बोला गया है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है, साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू किया गया था। तो यहाँ पे चीज़ है, ये क्लियर हो गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में हॉल्ट मैकेंजी ने ही इसकी शुरुआत की थी 1822 ईस्वी में। अब इसमें जो है आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। बीपीएससी जो भी आंसर दे, आंसर यही होना चाहिए और यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए इसमें कुछ डाउट नहीं है, लेकिन इसमें जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वो बता दें ताकि अगले बार आए तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो प्रथम राज्यपाल ये जो है सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ये एकदम सही है, ठीक है। ये प्रथम राज्यपाल थे। देखिए उस समय जो बिहार का उपराज्यपाल भी चलता था, तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। यहाँ पे प्रथम राज्यपाल पूछ दिया, अगर उपराज्यपाल पूछ देगा तो क्या आंसर होगा। आज़ादी के बाद कौन प्रथम राज्यपाल थे, तो वो उसका आंसर क्या होगा। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट जो थे ये कौन है, सर ह्यूगो डो कौन है। ये सारा कुछ हम डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं ताकि अगले बार हो सकता है 100% चांसेस है कि इससे कोई दूसरे क्वेश्चन बदल करके आपको गड़बड़ाने के लिए दे सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ठीक है। अब आइए सर मॉरिस गार्नियर हैलेट कौन थे, तो याद रखिए जब 1937 में जब सरकार का गठन हुआ बिहार में, तो प्रथम बार जो मोहम्मद यूनुस को जो बनाया गया था राज्यपाल के द्वारा, और उसके बाद फिर सेकेंड बार में जब वो फिर इस्तीफा दे दिए, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह गठन किए सरकार का 1937-38 के दौरान। 37 के चुनाव में फिर चुनाव में जीत हुआ, उसके बाद फिर जो कॉल दिए थे कि आइए आप सरकार बनाइए, तो श्री कृष्ण सिंह मना कर दिए थे, तो उसके बाद इन्होंने मोहम्मद यूनुस को दिया था, ठीक है। तो उस समय जो थे वो सर मॉरिस गार्नियर हैलेट ही थे। 1937-38 में सर मॉरिस गार्नियर हैलेट ही थे जो कि सरकार बनाने के लिए कॉल दिए थे। पहले सबसे पहले मोहम्मद यूनुस को, उसके बाद फिर श्री कृष्ण सिंह को बोले कि अब आप बना लीजिए, हम आपके संवैधानिक कामों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब फिर जाके श्री कृष्ण सिंह ने सरकार का गठन किया था। तो उनको जो आमंत्रित किए थे सरकार गठन के लिए यही सर मॉरिस गार्नियर हैलेट थे, ठीक है। अब आइए कि यहाँ पे इसका कुछ हम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बिहार में अभी तक के राज्यपाल की सूची यहाँ पे देख लीजिए। स्वतंत्रता से पूर्व पहले देख लीजिए गवर्नर, तो सर जेम्स शिफ्टन जो थे वो सबसे पहले बने थे 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक ये बने थे। उसके बाद देखिए दूसरा वाले जो थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, यही मैं बता रहा था कि 1 मार्च 1937 से 5 अगस्त 1939 के दौरान रहे थे, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर स्टीवर्ट थे, उसके बाद सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड थे और सर हुग डॉब थे। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा तो यहाँ पे जयराम दौलत राम थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जस्ट 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। अब देखिए अगर पूछेगा कि बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो ये सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली हो जाएंगे। तो इन्हीं के नाम पे बेली रोड पड़ा हुआ है, जो बेली रोड जो पटना का नामी रोड है, जिसके किनारे IGMS और भी कुछ मेडिकल जो है हॉस्पिटल हैं, तो यही बेली इन्हीं के नाम पे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम पे ही बेली रोड पड़ा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगले बार हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। अगर राज्यपाल दे तो नहीं गड़बड़ाना है, उपराज्यपाल दे तो भी नहीं गड़बड़ाना है। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, ये सभी चीज़ आपको डाउट क्लियर रखना है। तो एक से चीज़ यहाँ पे मैंने ये सेकेंड वीडियो में मैंने पूरे प्रूफ के साथ आप लोग को दे दिया है। और अब इंतज़ार कीजिए कि BPSC अपना प्रोविजनल आंसर की में क्या देता है आंसर। इतना तो तय है कि छात्रों ने पहले से तैयारी कर रखा है कि अगर उनके हिसाब से अगर आंसर नहीं आया तो वो प्रूफ जमा करके रखे हैं, शायद वो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएंगे। जो अगर वो आंसर दिए हैं, अगर वो जो प्रूफ रखे हैं, अगर उनके आंसर को मैच करता है तो शायद मे बी BPSC को आने वाले समय में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आंसर में भी। तो यानी कि इस बार भी जो है कुछ क्वेश्चन जो BPSC के द्वारा दिए जाएंगे आंसर,
उसमें फाइनल आंसर की में भी बदलाव होने वाले हैं, यानी कि इस बार भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी ने सही नहीं दिया है। तो एक बार इसका पहले आंसर की याद आने दीजिए प्रोविजनल, उसके बाद फिर एक बार हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या जो ऑब्जेक्शन था, जो जो क्वेश्चन में डाउट था, वो बीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की में क्या माना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।